हिस्टोरिकल एज में स्टोन एज से रिलेटेड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं। संग्राम 2.0 27,000 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने प्रिपेयर किया है और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन को। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस को देख लेते हैं। सीजीएल टायर 1 टायर 2 में 2017 से 2023 के बीच में इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें से 8 क्वेश्चन टायर 1 में आ चुके हैं, 4 क्वेश्चन टायर 2 में आ चुके हैं। CHSL की बात करें टायर 1 टायर 2 की तो 6 और 5 11 क्वेश्चंस आ चुके हैं। MTS में 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं। GD में 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। CPO SI में 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। JEE में 3 क्वेश्चंस हैं और सिलेक्शन पोस्ट 11 में सिंगल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। 600 बिफोर क्राइस्ट इंडियन हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ, राइज ऑफ 16 महाजनपदास, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध लिटरेचर में और जैन लिटरेचर दोनों में मिलती है। और इसी दौरान 16 महाजनपदा में से मगध एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग उभर कर आया था। जनपद किसको बोलते हैं, महाजनपद किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैदिक एज में स्पेशली आप बोल सकते हो अर्ली वैदिक एज में जन शब्द का उल्लेख हुआ था। और जन शब्द जो है उस समय की एक यूनिट थी, हाईएस्ट यूनिट थी, जो उस समय के समाज की कबीलों की थी, जिसका प्रमुख राजा होता था। और ऋग्वैदिक एज में एसेट का सिंबल क्या था, वो काऊ थी, यानी गाय थी। जिसके पास ज़्यादा गाय थी वो ज़्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था, रिच पर्सन माना जाता था। और इस वजह से जितने भी बैटल हुई हैं ऋग्वैदिक एज में वो गाय को लेकर हुई है। और लेटर वैदिक एज में लैंड, भूमि संपत्ति का साधन बन गई। आयरन की खोज हो गई थी, डिस्कवर कर लिया गया था आयरन को। और उत्तर भारत के घने जंगलों को काटने के लिए एक ठोस धातु की आवश्यकता थी और वो स्ट्रॉन्ग मेटल आयरन उभर कर आई। तो यहाँ से आयरन एज की शुरुआत हो गई और पूरे उत्तर भारत के जंगलों को, फॉरेस्ट एरिया को साफ कर दिया गया। और आज भी हम जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएं तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ता चला जाता है। और जब इतनी बड़ी भूमि एग्रीकल्चर के लिए मिली आर्यों को तो उस दौरान भूमि संपत्ति का साधन बन गई। और अब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि एक जनपद के शासक ने दूसरे जनपद के साम्राज्य पर जब अधिकार कर लिया तो उसका राज्य 600 बिफोर क्राइस्ट तक जो है बढ़ गया और उसे कहा गया महाजनपद। तो इस प्रकार से 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक फेमस महाजनपद था जिसे हम मगध महाजनपद बोलते हैं। आजकल का जो बिहार है, प्रेजेंट का जो बिहार स्टेट है, यहाँ का जो पटना डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों को मिलाकर उस समय महाजनपद था, मगध महाजनपद। और ये एरिया किन दो नदियों के बीच में है, तो मगधा महाजनपदा वाज सराउंडेड बाय रिवर्स। तो ये गंगा और सोन रिवर से संबंधित है। गंगा और सोन नदी का संगम प्रेजेंट का पटना है और जिसको हम एंशंट इंडिया में पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। इस वजह से मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी का संगम है। गंगा नदी आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में पटना के पास दक्षिण भारत से आई एक सोन नदी अमरकंटक से मध्य प्रदेश से आकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है और उसी संगम पर स्थित है मगध महाजनपद एंशिएंट पीरियड का। और ये क्वेश्चन आ चुका है CGL टायर 1 में 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपदा वाज। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद मगध के पास में ही एक महाजनपद था और उस समय 2 ऐसे महाजनपद थे, एक तो वज्जी महाजनपद था और दूसरा मल्ल महाजनपद था। इन दोनों महाजनपदा में रिपब्लिकन व्यवस्था थी, रिपब्लिक था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी यहाँ पर एक यूनियन शासन करती थी। यूनियन द्वारा चुना हुआ राजा यहाँ पर शासन करता था। और वर्ल्ड का सबसे ओल्ड रिपब्लिक जो है हमें इसी टाइम महाजनपद में दिखाई देता है। और ये वज्जी और मल्ल महाजनपद में सबसे पुराना सिस्टम गणतंत्रात्मक व्यवस्था का हमें दिखाई देता है। और वज्जी महाजनपद की कैपिटल, फेमस कैपिटल वैशाली थी।
और वैशाली जो आजकल के बिहार में पटना के पास स्थित है। तो CGL टायर 1 में 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। राजगृह वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा। राजगृह मगध महाजनपद की सबसे पहली कैपिटल थी, क्योंकि मगध महाजनपद की शुरुआती कैपिटल राजगृह है और राजगृह को एक और नाम से पुकारा गया है, वो है गिरि व्रज के नाम से भी पुकारा गया है। बाद में लेटर टाइम में पाटलिपुत्र, जिसे आजकल के प्रेजेंट के पटना से मिलाकर हम देखते हैं, ये मगध की कैपिटल बन गई थी। तो शुरुआती कैपिटल मगध की राजगृह, जिसको हम गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, और बाद के टाइम में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल बन गई थी। इस वजह से मगध की कैपिटल शुरुआती राजगृह थी। MTS में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 72 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया इन विच एलिफेंट्स वर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल फॉर वॉर। तो इनमें से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। तो वैदिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है और अर्थशास्त्र मैगनीज में भी हमें मैगनीज की इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है कि मगध एम्पायर ने हाथियों का सबसे लार्ज स्केल पर वॉर्स में यूज़ किया था। और दूसरा, मगध एम्पायर के पास में लोहे की बहुत सी माइंस थी और लोहे के बहुत से औजारों का यूज़ किया था। तो 16 महाजनपदों में से एक टाइम ऐसा आया जब मगध एम्पायर ने 16 के 16 महाजनपदों पर अपना अधिकार कर लिया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद उभर कर निकला इनमें से मगध एम्पायर, और स्पेशली हाथियों के लिए और लोहे के औजारों के लिए फेमस था। CHSL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्रेट पावर्स यानी महाजनपदास एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा इन द 7th and 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में कितनी महान शक्तियां विद्यमान थी, यानी 16 महाजनपदों की बात कर रहा है। तो कितने महाजनपद थे उस टाइम में? 16 महाजनपद थे। ये जानकारी हमें कहाँ से पता लगती है कि 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में 16 महाजनपद यानी 16 राज्य भारत में थे। तो ये जानकारी मिलती है हमें अंगुत्तर निकाय, एक बुक का नाम है। किस धर्म की बुक है? तो ये बौद्ध धर्म की बुक है अंगुत्तर निकाय। बुद्धिस्ट लिटरेचर में फेमस बुक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें इंडियन हिस्ट्री में 600 बिफोर क्राइस्ट में 16 महाजनपद थे। ये सबसे पहली जानकारी किस बौद्ध साहित्य में मिलती है? तो हम बोल सकते हैं अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और ऐसे ही भगवती सूत्र एक बुक है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैनिज्म से रिलेटेड है। और इससे जानकारी मिलती है हमें कि 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में 16 महाजनपद थे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दोनों फर्स्ट सोर्स हैं, एंशिएंट पीरियड के एविडेंस है, जिससे हमें पता लगता है कि 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में 16 महाजनपद थे। तो SSC CGL में 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। JEE सिविल में 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। Which of the following is not one of the monarchical states that existed in India between the 7th and early 6th century before Christ? इनमें से कौन सा उन राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और प्रारंभिक 6ठी शताब्दियों के बीच भारत में मौजूद थे? तो इनमें से हमें देखना है ऑप्शंस में कि इनमें से कौन सा 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में महाजनपद नहीं था। तो मगध महाजनपद था, अवंती महाजनपद था, कोशल महाजनपद था, लेकिन वैशाली महाजनपद नहीं था। ये वज्जी महाजनपद की कैपिटल थी, उसकी राजधानी थी वैशाली महाजनपद। 600 बिफोर क्राइस्ट में मगध महाजनपद था जिसकी कैपिटल राजगृह थी, अवंती महाजनपद था जिसकी कैपिटल उज्जैन थी, कोशल महाजनपद था जिसकी कैपिटल श्रावस्ती, जिसे आजकल हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, वो इसकी कैपिटल थी। इनके अलावा जो महाजनपद थे 600 बिफोर क्राइस्ट में, उसमें मल्ल महाजनपद था जिसकी कैपिटल कुशीनगर थी, चेदी महाजनपद था जिसकी कैपिटल शक्तिमती थी आजकल के उड़ीसा में, और सबसे पूर्वी महाजनपद, सबसे ईस्टर्न महाजनपद जो था वो अंग महाजनपद था
जिसकी कैपिटल चंपा या जिसे चंपा नगरी कहा जाता है वो इसकी कैपिटल थी। इसके अलावा उसके पास में ही कौशल महाजनपद था जिसकी कैपिटल वाराणसी आजकल का बनारस है। इसी के साथ साथ आपका वत्स महाजनपद था जिसकी कैपिटल कौशाम्बी थी आजकल के इलाहाबाद के पास में। और ऐसे ही शूरसेन महाजनपद जिसकी कैपिटल मथुरा थी, और मत्स्य महाजनपद जिसकी कैपिटल विराटनगर आजकल के जयपुर के पास में। कुरु महाजनपद हस्तिनापुर कैपिटल थी मेरठ के पास में। पांचाल महाजनपद जिसकी कैपिटल अहिछत्र या जिसे हम काम्पिल्य के नाम से जानते हैं वो कैपिटल थी। और दक्षिण भारत में लास्ट में जो कैपिटल और महाजनपद था वो अश्मक महाजनपद था जिसकी कैपिटल पॉटन या जिसे प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी के तट पर नासिक के पास में, वो सबसे साउथेस्ट महाजनपद माना जाता है। और ऐसे ही आपका गांधार महाजनपद जो आजकल के पाकिस्तान में है जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी, फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंशिएंट पीरियड का। और कंबोज महाजनपद जिसकी कैपिटल हाटक या जिसे राजपुर कहा जाता है, सबसे पश्चिमी महाजनपद था आजकल के अफगानिस्तान में। तो 16 महाजनपद थे। और वैशाली महाजनपद नहीं है, ये कैपिटल थी वज्जी महाजनपद की। तो सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है टायर 1 में। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन्ड 16 महाजनपदास, तो किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं डिस्कस, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सिविल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। एंशियंट चंपा सिटी, एंशियंट चंपा सिटी इज कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द महाजनपदा। प्राचीन चंपानगर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। किसकी महाजनपद की? तो अंग महाजनपद की कैपिटल चंपा या चंपा नगरी थी, चंपा सिटी थी। और सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था? तो अंग महाजनपद था, सोन नदी के तट पर। इसके ईस्ट की तरफ और कोई महाजनपद नहीं था, ये लास्ट ईस्टर्न महाजनपद था 600 बिफोर क्राइस्ट में। सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। द मौर्य डायनेस्टी रूल्ड मगधा आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, तो इनमें से किस राजवंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मगध पर शासन किया था नंद वंश के बाद में 322 बिफोर क्राइस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य के सहयोग से नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या की युद्ध में पराजित करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड 322 बिफोर क्राइस्ट से 184 बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम पीरियड है मौर्यन एम्पायर का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको समाप्त करके? नंद साम्राज्य को समाप्त करके। जीडी में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। बिंबिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट नॉन किंग माना जाता है, पहला ज्ञात शासक माना जाता है, यानी इससे पहले कोई शासक शासन कर रहा था उसकी जानकारी नहीं मिलती। और पहला शासक जिसने इंडियन हिस्ट्री में स्थायी सेना परमानेंट मिलिट्री रखना स्टार्ट किया था तो बिंबिसार था। और इसके वंश का नाम है हर्यक वंश। इसके वंश को इंडियन हिस्ट्री में एक और नाम से जाना जाता है, वो है पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। यानी इस वंश के सभी पुत्रों ने अपने अपने फादर की हत्या की थी और गद्दी प्राप्त की थी। जैसे बिंबिसार, इसका पुत्र अजातशत्रु था जिसने 492 बिफोर क्राइस्ट में बिंबिसार अपने फादर की हत्या की और गद्दी प्राप्त कर ली। और आने वाले टाइम में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन ने की और गद्दी प्राप्त कर ली। उदायीन की हत्या उसके पुत्र अनिरुद्ध ने की और गद्दी प्राप्त कर ली। ऐसे ही मुंडक, नागदर्शक अदर किंग हुए जिन्होंने अपने अपने फादर की हत्या की और गद्दी प्राप्त की। इस वंश का पहला शासक बिंबिसार है और लास्ट शासक नागदर्शक नाम का व्यक्ति है। और सभी ने अपने अपने फादर की हत्या की और गद्दी प्राप्त की। इस वजह से इंडियन हिस्ट्री में इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो एसएससी CHSL में क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। द फेमस फिजिशियन जीवक वॉज अपॉइंटेड इन हुज कोर्ट, तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में नियुक्त था? जीवक फेमस फिजिशियन था उस टाइम का, हर्यक वंश के बिंबिसार के टाइम का। और
इतना फेमस चिकित्सक था कि उस समय स्पेशलिस्ट था बाल चिकित्सा का, यानी चाइल्ड जो आपका पेडियाट्रिशियन होता है उस अवस्था का चिकित्सक था ये। और इसके साथ साथ ये फेमस उस समय का सर्जन था। इसने 7 इयर्स एजुकेशन ली थी चिकित्सा शास्त्र में, कहाँ से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और राजगृह की एक गणिका का पुत्र था ये, और इसके एजुकेशन के लिए इसे भेजा था किसने, बिंबिसार के एक पुत्र अभय ने इसको एजुकेशन लेने के लिए तक्षशिला भेजा था। और जब ये 7 इयर्स तक एजुकेशन लेने के बाद में वापस मगध में आया तो बिंबिसार ने इसको अपने दरबार में एक फेमस चिकित्सक के तौर पर रखा और 16,000 कारशापन उस समय के एक कॉइन का नाम है, इतनी फीस इसको दी जाती थी। और जब महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था स्पेशल चिकित्सा के लिए, उस समय बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है। और खुद बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इसने जीवक को भेजा था, इसलिए काफ़ी लाइमलाइट में आया था जीवक। और उसी दौरान अवंती महाजनपद जिसकी कैपिटल उज्जैन थी, उसका शासक था चंड प्रद्योत। जब उसको पांडु रोग हुआ, जिसे हम एनीमिया से मिलाकर देखते हैं, तब जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी। तो बिंबिसार के टाइम में फेमस फिजिशियन था जीवक, जिसका उल्लेख बौद्ध लिटरेचर में मिलता है। तक्षशिला से इसने एजुकेशन ली थी। CPO SI में 2019 में क्वेश्चन पुट किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी वॉज, तो हर्यक वंश का मगध का प्रथम शासक था बिंबिसार। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि मगध साम्राज्य की स्थापना 544 बिफोर क्राइस्ट में किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। इसका टाइम पीरियड है 554 व 44 टू 492 बिफोर क्राइस्ट तक का इसका टाइम पीरियड है। CGL में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, शिफ्ट 3 में, 2019 2020 दोनों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, तो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, घनानंद नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। घनानंद की हत्या करके 322 बिफोर क्राइस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, घनानंद के टाइम में ही 326 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में सिकंदर ने आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था। वो शासक था मकदूनिया, अलेक्जेंड्रिया, या जिसे आजकल हम यूनान के नाम से जानते हैं। और ये भारत में पहला यूरोपियन आक्रमण माना जाता है और दूसरा विदेशी आक्रमण माना जाता है, क्योंकि इससे पहले ईरानी भारत में आक्रमण कर चुके थे लगभग 513 ईस्वी पूर्व में, और सिकंदर का भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपियन आक्रमण था। और इसी के टाइम में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था, पुरु को पराजित किया था। और उस समय घनानंद मगध का शासक था। घनानंद और सिकंदर के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ और सिकंदर भारत में व्यास नदी को बिना पार किए वहाँ से वापस चला गया और रास्ते में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे CGL में 2019 में 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। अजातशत्रु द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वॉज हुज सन, तो अजातशत्रु जो हर्यक डायनेस्टी का शासक था किसका पुत्र था, तो ये पुत्र था बिंबिसार का। 492 बिफोर क्राइस्ट में इसने अपने फादर बिंबिसार की हत्या की और गद्दी प्राप्त कर ली। और पहले जैन धर्म को मानने वाला था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और 483 बिफोर क्राइस्ट में इसने फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसको आयोजित किया था इसने। 483 बिफोर क्राइस्ट में फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। CGL में 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 19 दो बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। किंग अजातशत्रु वाज द रूलर ऑफ द डायनेस्टी, राजा अजातशत्रु हर एक क्वेश्चन शासक था। ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है अलग तरीके से, तो रिपीट हुआ क्वेश्चन 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। इन द 4th century बिफोर क्राइस्ट द कैपिटल ऑफ मगधा वॉज शिफ्टेड टू, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ ट्रांसफर की गई थी, तो ये राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर की गई थी। किसके द्वारा ट्रांसफर की गई थी,
तो अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई और मगध की कैपिटल राजगृह यानी गिरिव्रज से पाटलिपुत्र को ट्रांसफर किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। और इस दौरान चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की कैपिटल जो पाटलिपुत्र ट्रांसफर की गई। इसके बाद फिर लंबे टाइम तक उत्तर भारत की कैपिटल पाटलिपुत्र रहती है, यानी हर्षवर्धन के टाइम में कनौज नगर जो फेमस नॉर्थ इंडिया की कैपिटल के तौर पर यूज हुआ, तब तक हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 1000 ईयर तक पाटलिपुत्र उत्तर भारत की कैपिटल रहती है, तो काल के लास्ट तक रहती है। उसके बाद में इसमें चेंजेस आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पास्ट गुप्ता पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम में कनौज ने वो जगह ले ली जो पहले कभी पाटलिपुत्र की थी। तो लगभग 100 ईयर्स तक कनौज नॉर्थ इंडिया की कैपिटल रहती है। उसके बाद में फिर भारत छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, लेकिन इस दौरान मगध की कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर की किसने? उदयन। सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है और ये आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में हम जुड़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।